नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में सहायता मिल सके या आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो सके। इसलिए आपकी सीधी चर्चा जो है वो हम करवाते हैं हमारे विशेषज्ञों से। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सरसों की बुवाई एवं उन्नत बीज के बारे में और साथ ही बात होगी वैज्ञानिक पद्धति से गन्ने की सहफसली खेती की। और इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800113060, 1800113061। ये नंबर टोल फ्री है, मतलब कि जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस समय जब आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कपिला शेखावत, जिनसे हम बातचीत करेंगे सरसों के ऊपर। डॉक्टर कपिला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ आज ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद, जिनसे हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति से किस तरह से गन्ने में आप कर सकते हैं सहफसली खेती। डॉक्टर अरविंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, जैसे कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं सरसों के ऊपर की सरसों की बुआई के बारे में और उसके उन्नत बीजों के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे देश के कौन कौन से क्षेत्रों में सरसों की खेती की जा सकती है या की जाती है और किसान कैसे इसकी खेती से लाभ ले पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर रबी ऋतु की बात करें तो सरसों एक प्रमुख तिलहन फसल है और इसका तेल बहुत ही पसंद किया जाता है। लगभग हर रसोई का हिस्सा है। तेल की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें 38 से लेके 42-43% तक इसमें तेल पाया जाता है। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है। हर क्षेत्र के लिए उन्नत किस्मों का विकास हुआ है। इसके जो लागत और लाभ का अनुपात है जितना आपको वो बहुत अच्छा है और दोनों ही क्षेत्रों में, सिंचित और बरानी दोनों ही क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है। बुआई का समय लगभग 15 सितंबर से शुरू हो जाता है और 30 अक्टूबर तक, यानी एक बहुत ही वाइड विंडो है। आप देख सकते हैं कि खरीफ की फसल आपने कई बार जहां पर सिंगल क्रॉप लेते हैं, एक फसली चक्र है जहां वहां खरीफ में खेत खाली होता है और हम रबी में सरसों की बुआई करते हैं। कुछ जो कम अवधि वाली फसलें हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, उनकी कटाई के बाद में हम सरसों की बुआई कर सकते हैं। और आजकल कुछ बहुत ही कम अवधि वाली किस्मों का विकास हुआ है जिसके बाद हम और भी कुछ अपना 1-2 की जगह 3 फसलें भी प्रतिवर्ष ले सकते हैं। तो कई प्रकार के फसल चक्रों में बहुत ही सही बैठती है। लाभ लागत अनुपात बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं हमारे को देश में तेल के संदर्भ में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है और कई इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और सरसों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिल्कुल डॉक्टर कपिला, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो किसान भाइयों बहनों, 15 सितंबर से इसके जो खेती है उसका समय शुरू हो चुका है। 30 अक्टूबर तक का समय अभी बाकी है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इससे संबंधित तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। अक्टूबर माह सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर सरसों उगाई जाती है। अच्छी पैदावार के लिए कदम कदम पर एहतियात बरतने की जरूरत है। बीजों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो किस्म आप खरीद रहे हैं वो आपके इलाके की जलवायु के हिसाब से सही हो। सरसों की बुआई करते वक्त किसानों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे सरसों की उन्नत बीज का चुनाव। सरसों के प्रमुख किस्मों में पूसा अग्रणी, पूसा करिश्मा, पूसा महक और पीताम्बरी अच्छे माने जाते हैं। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और हम रुक करते हैं डॉक्टर अरविंद का। डॉक्टर अरविंद, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी क्योंकि हमारा ये विषय है कि वैज्ञानिक विधि से किस तरह से गन्ने की खेती के साथ साथ सह फसली खेती आप कर सकते हैं। तो ये बताइए कि गन्ने की खेती हमारे किसानों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है अगर वे इसकी खेती करते हैं, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है, तो इससे क्या क्या लाभ किसानों को हो सकते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए मैडम, आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा है कि गन्ना हमारा पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है और गन्ना हमारा लगभग 3 मौसम में इसकी बुआई करते हैं। एक तो शरदकालीन गन्ना है जो हमारा इस समय चल रहा है गन्ना बुआई का। दूसरा बसंतकालीन गन्ना है जो फरवरी से लेकर के मार्च के माह तक इसकी बुआई करते हैं। और तीसरा विलंब की अवस्था में है जो अप्रैल से लेकर के मई के माह तक करते हैं। लेकिन इन तीनों में जो सबसे अच्छी उत्पादन देने की क्षमता है वो हमारे शरदकालीन गन्ना का है, जो इस समय सबसे बढ़िया समय चल रहा है। इस समय गन्ने की पैदावार भी बढ़ती है और रिकवरी, जिसमें कहेंगे चीनी पड़ता का रेट है, वो भी हमको अच्छा मिलता है जी। और साथ ही साथ में सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसके साथ में हम सह फसली खेती के हमारे पास करने के लिए कई एक ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम गन्ने की सह फसली के रूप में हम कर सकते हैं। तो एक किसान के पास में सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि जहाँ तक हम देखते हैं कि किसानों की जो छोटी हो रही है, तो आज हम अगर जब गन्ने के और गन्ना हमारा लगभग 10 से लेकर के 12 माह तक खेत में रहता है, तो गन्ने के साथ में यदि हम सह फसली खेती नहीं करेंगे तो किसानों की डबल जो इनकम करने की बात है जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में देखा जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, बिहार है, जो ऐसे राज्य हैं जिसमें गन्ने की काफी क्षेत्रफल में की जाती है, तो वहाँ के किसानों के लिए डबल इनकम करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे किसान भाई गन्ने के साथ में सह फसली खेती करें, जिससे उनकी आय जो है वो डबल हो सके। बिल्कुल, तो डबलिंग इनकम के लिए काफी अच्छा विकल्प है हमारे किसानों के लिए अगर वो गन्ने की खेती करते हैं और उसके साथ कोई सह फसल जो है वो भी ले सकते हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आपका मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं, इनके बारे में जरूर डॉक्टर मिश्रा से जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। एक ही खेत में एक साथ एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसलों को वैज्ञानिक विधि से खेती की जाए तो उसे सह फसली कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण कराकर और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके लागत कम भी की जा सकती है। वैसे तो गन्ने की खेती देश में बहुत लंबे समय से की जा रही है। भारत गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन गन्ना किसानों की आय में वृद्धि नहीं होने के कारण बहुत से किसान गन्ने की खेती को छोड़ दूसरी फसलों की ओर मुड़ने को मजबूर है। अब देश में वैज्ञानिकों के द्वारा गन्ने के साथ कई अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये पद्धति किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। नई पद्धति से गन्ने के साथ सहायक फसल के रूप में खेती की जा रही है। इससे किसानों को गन्ने के साथ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। अलग अलग समय में गन्ने के साथ अलग अलग फसलों की खेती की जा सकती है। हमारे देश में गन्ने की बुआई साल में 2 बार की जाती है। बसंत ऋतु में गन्ने के साथ मूंग, उड़द, लोबिया, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, प्याज, गेहूं, चना, मसूर, मटर एवं आलू इत्यादि फसलों को लगाया जा सकता है।
वहीं शरदकालीन गन्ने के साथ सह फसल के रूप में आलू, प्याज, लहसुन, मक्का और सरसों की खेती की जा सकती है। किसान इन फसलों को गन्ने के साथ सह फसल के रूप में उपजाए तो अच्छा लाभ हो सकता है। वैज्ञानिक विधि से खेती करते समय कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखें, जैसे उन्नत बीज का चुनाव, मिट्टी की जांच, दोनों फसलों के बीच की दूरी, सिंचाई व्यवस्था आदि। शरदकालीन गन्ना बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट होनी चाहिए। लाइनों के बीच की खाली जगह में सरसों, चना, मसूर जैसी दलहनी फसलें बोई जा सकती है। शरदकाल में गन्ने के साथ सरसों की फसल सबसे उपयुक्त रहती है। ऐसा करके किसान प्रति हेक्टेयर 1500 से 1800 क्विंटल गन्ना उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों की भी अतिरिक्त पैदावार हो जाएगी, जिससे किसान कम लागत में अधिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। जितेंद्र जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से। आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं? मैम गन्ने की खेती के विषय में जानकारी चाहता हूँ जी। गन्ने की खेती के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ जी। कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो खास तौर से, या इसकी खेती के संबंध में ही सब कुछ जानना चाहते हैं? मैं गन्ने की खेती के लिए जानकारी चाहता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर अरविंद यहाँ पर ये अरविंदर जी ये यहाँ पर जानना चाहते हैं गन्ने की खेती के बारे में, तो क्या बताएंगे? तो आपका मेरा सवाल भी आपसे यही है डॉक्टर मिश्रा कि जो गन्ने की खेती है जब इसकी शुरुआत करें तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। खास तौर से अगर हम बात करें मिट्टी के बारे में तो उसकी जांच कब करवाएं किसान, और किस तरह से उसकी खेती करके लाभ ले सकते हैं? देखिए, इस समय जब किसान भाइयों के खेत खाली हो रहे हैं तो उससे सबसे पहले है कि अगर आप गन्ने की फसल लेते हैं तो गन्ना लगभग हमारे 8 से 10 से लेकर के 12 माह तक फसल खेतों में रहता है। तो ये जरूरी है कि उसका मृदा परीक्षण कराया बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका खेत जितना भी बड़ा है, 1 एकड़ का है, 1 हेक्टेयर का है या उससे छोटा है, तो उसमें कम से कम आप 4 हिस्सों में बांट करके अलग अलग स्थानों से 10 से लेकर के 12 स्थानों से आप मिट्टी लीजिए और सभी मिट्टी को मिला करके एक छोटा सा नमूना बना करके उसका मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण कराने के बाद में उसमें जो तत्वों की जरूरत पड़ रही है वो तत्वों को उर्वरक के साथ देने की आवश्यकता रही। तो ये तो मृदा परीक्षण की एक संक्षिप्त बात रही। सबसे दूसरी बात रही कि प्रजातियों का चयन कौन सा करें। देखिए, ज्यादातर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 238 प्रजाति सबसे ज्यादा बहुलता से बोई जा रही है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें इसका क्षेत्रफल लगभग 80 से लेकर के 90 या 95% तक नहीं है। कुछ ऐसे जनपद है जिनमें लगभग 100% ये प्रजाति बोई जा रही है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रजाति का क्षेत्रफल घटाएं, क्योंकि इस प्रजाति में काफी बीमारियां, जैसे कि आपका काना रोग है जिसको रेड रोड के नाम से जानते हैं, या आपका कोका बोई डिजीज है, बीमारी है जिसमें आपका तना गलने लगता है अगस्त से लेकर के सितंबर और अक्टूबर के माह तक, तो जिससे पैदावार घटती है। तो किसान भाई इस बात का भी विशेष रूप से इस प्रजाति का चयन न करें। उसके स्थान पर जो और प्रजातियां हैं, काफी अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे कोसा 15023 है, 13235 है, और आपका लखनऊ की प्रजाति है COL के 14201। ये प्रजातियां हैं जो इनके समष्टिक के रूप में इनके प्रजातियों का चयन हमारे किसान भाई इन प्रजातियों का कर सकते हैं। बीज का जो चयन करने के बाद में गन्ने के जो टुकड़े काटे जाए वो 2 से ज्यादा न काटें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्रा इसके संबंध में जानकारी हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है नासिक महाराष्ट्र से। आइए सबसे पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 अमूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैं अरविंद जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। हम गन्ने के साथ मूंगफली का ये ले सकते हैं क्या? ठीक है, उत्पादन ले सकते हैं? ठीक है, ये गन्ने के साथ क्या मूंगफली की फसल ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से हमारे किसान भाई हैं। बसंतकालीन गन्ने के साथ में वो मूंगफली की खेती आराम से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं, लगभग गन्ने ट्रेंच मेथड का 3 से लेकर के आपका
5 फीट तक 5.5 फीट तक गन्ना की बुआई की जाती है, तो उसमें 45 सेंटीमीटर के फासले पे मूंगफली की 3 से लेकर के 4 लाइनें आप उसके बीच में, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में आप आसानी से दे सकते हैं। प्रजातियों का जहां तक चयन क्या बात है, आप अपने क्षेत्र की जो लिए संस्कृत प्रजातियां हैं या वहां पे कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां के वैज्ञानिक से सलाह मशवरा करके प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। लेकिन आप गन्ने के साथ में, बसंतकालीन गन्ने के साथ में आप मूंगफली की बुआई 15-20 फरवरी से लेकर के और मार्च के माह तक आराम से आप बीच में कर सकते हैं। गन्ने की पैदावार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और मूंगफली आपको उतना ही उत्पादन देगी जितना आपको एकल फसल के रूप में मूंगफली देगी। बिल्कुल, तो किसान भाइयों बहनों, आज हम बात कर रहे हैं सरसों की बुवाई और उसके उन्नत बीजों के बारे में, और साथ ही बात हो रही है वैज्ञानिक विधि से किस तरह से आप कर सकते हैं गन्ने की खेती और कौन कौन सी सह फसलें हैं जिनको आप ले सकते हैं। अब आइए हम रुख करते हैं यहाँ पर डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, ये तो हमने जान लिया कि आप जो सरसों की खेती है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसकी बुआई के समय के बारे में भी जान लिया। सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसानों के लिए किस्मों के बारे में जानकारी लेना, तो कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं और जो उन्नत बीज हैं वो किसान कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि ये कई बार जो है हमारे किसानों के साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि बीज बहुत अच्छा है और अंत में फसल जो है वो अच्छी नहीं। जी बिल्कुल, बीज तो आपको हमेशा ही किसी विश्वसनीय स्रोत से ही लेना चाहिए। अगर सरसों की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो बहुत ही कम है। 4 से, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 2.5 एकड़ के लिए 4-5 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त रहता है। तो अगर किस्मों की बात करें तो जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि 2 तरह के इसकी बुआई होती है, बरानी क्षेत्रों में और सिंचित क्षेत्रों में। बरानी क्षेत्रों में क्या होता है कि बारिश के समय का जो मौसम, जो बारिश होती है उसको ही मिट्टी में हम संरक्षित रख के उसी संरक्षित नमी पर हम सरसों की बुआई करते हैं, तो इसलिए इसकी जो बुआई है जल्दी शुरू हो जाती है, 15 सितंबर से शुरू हो जाती है। और अगर सिंचित क्षेत्र है जहां आपने पूरी खरीफ की फसल ली है, खरीफ की फसल की कटाई के बाद में, पलेवा देने के बाद में हम करीब 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में या करीब 30 अक्टूबर तक भी इसकी बुआई हम कर सकते हैं। अगर अपन किस्मों की बात करें, जो सिंचित क्षेत्रों के लिए जो किस्में हैं, पूसा संस्थान से बहुत सारी किस्में हैं। पूसा मस्टर्ड 21 है, 25 है, पूसा मस्टर्ड 28 बहुत अच्छी किस्म है, पूसा मस्टर्ड 30 है। उसके अलावा NRC DR2 है, NRCHB 101, NRCHB 506 और कुछ पुरानी किस्में भी हैं जैसे पूसा बोल्ड है, जगन्नाथ, पूसा तारक, पूसा विजय। ये सभी सिंचित क्षेत्रों के लिए समय पर बोई गई सरसों के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपने बीज की उपलब्धता की बात की, तो जो पूसा संस्थान है उसमें भी जो बीज विक्रय केंद्र है, सीड प्रोडक्शन यूनिट का एक यूनिट, वहाँ पर भी हम बीज सरसों का उपलब्ध कराते हैं। 1 सितंबर के आसपास से इसकी जो बिक्री है वो शुरू हो जाती है। उसके अलावा सेवर में जो भरतपुर है राजस्थान में, वहाँ भी एक संस्थान है और वहाँ भी करीब 15 सितंबर के आसपास या दूसरे पखवाड़े में सितंबर में ये जो वहाँ की जो किस्में हैं उनका उत्तम बीज आपको उपलब्ध हो जाता है। उसके अलावा सभी जगह जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC के जो ऑफिसेज हैं या जो स्टेट के जो हम स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसेज हैं उनमें भी मिले। कुछ प्राइवेट कंपनीज के बीज भी हैं, लेकिन आप स्रोत आपका विश्वसनीय होना चाहिए। बिल पक्का लें और बीज के जो भी जानकारी है वो पैकेट संभाल कर रखें जब तक कि आपकी फसल खेत में जम न जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और जानकारियों को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज बात हो रही है सरसों की बुआई और उनके उन्नत बीजों की, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि से किस तरह से आप कर सकते हैं गन्ना की खेती और कौन कौन सी फसलें आप जो है वो साथ में ले सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए 1800111360 और 61। हमारे अगले कॉलर अंग्रेज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर सिरसा हरियाणा से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम जी ना, मैं सिरसा हरियाणा तो बोलता। सरसों जब पकने का टाइम आता ना मार्च में, तो बीच बीच में से सूख जाते हैं बूटे जी। और मैं छोलों की बिजाई करनी है सरसों में, तो कितना लैंड टू लैंड फासला रखे, तो कितना बीज डाले सरसों का और छोलों का, दोनों का ही, इसके बारे जानकारी दी कृपा। ठीक जी, इन्होंने जो बताया ना कि सिंचित क्षेत्रों में एक तना गलन या स्क्लेरोटिनिया रॉट नाम की बीमारी बहुत देखी गई है और सभी सिंचित क्षेत्रों में ये आती है। और क्या होता है कि जैसे जब फसल पकने को होती है तो कुछ खेत आपको कुछ पौधे एकदम सूख के दिखाई देंगे, सूखे हुए बिल्कुल, जो जैसे आपको लगेगा मैच्योर है लेकिन उसमें बिल्कुल सूख जाता है। आप खोलकर देखेंगे तो दाने भी कम भरे होते हैं और दाने का साइज भी छोटा होता है, यानी कि पूरी परिपक्वता से पहले ही वो जो पौधे हैं वो मर जाते हैं या सूख जाते हैं। आप उनकी जड़ उखाड़ कर देखेंगे और जड़ के नीचे जब आप उसको तने को खोलकर देखेंगे तो उड़द के दाने के आकार के आपको oocytes दिखाई देते हैं इसमें। तो ये जो है ये खास निशानी है स्क्लेरोटिनिया रॉट या तना गलन की। इसके 2-3 आपको समेकित जो प्रबंधन करना होगा। सबसे पहले तो जो बीज का चुनाव हमने बताया, आप अच्छी किस्म का, आपके क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्म है आप पहले उसी का ही चुनाव करें। दूसरी बात, बीज जो उपचार है वो बहुत ही आवश्यक है। ये एक फफूंद जनित बीमारी है और बीज उपचार के लिए आपको फफूंदनाशक का उपयोग करना होगा। तो जो इसके लिए तना गलन के लिए कार्बेंडाजिम नाम का एक रसायन है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर आप उपचारित करते हैं तो आपको ये बीमारी कम आएगी। दूसरा, इसके लक्षण जब तक दिखाई देते हैं जब तक पौधे को या फसल को नुकसान हो चुका होता है, तो इसका हम एक प्रिकॉशनरी स्प्रे बताते हैं कार्बेंडाजिम का 0.2% घोल बनाकर आप करीब एक स्प्रे आप 50 दिन के आसपास और एक अगर आप 70 दिन के आसपास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार ये बीमारी आपके खेत में है, तो ये अगर आप 2 छिड़काव करेंगे तभी भी ये आपको बीमारी कम नजर आएगी। एक मैं बताना चाहूंगी किसान भाइयों की नाइट्रोजन की जो संस्तुतित मात्रा है आप उसी का उपयोग करें। जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया, उन्नत किस्मों के लिए भी 80 से 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की उपलब्धता पौधों को कराने से बीमारी और कई कीड़े भी आते हैं। दूसरा, ये अगर आप ग्रीष्मकालीन जुताई एक करते हैं, गहरी जुताई अगर आप खेत में कर दें मई के आखिर में या जून के शुरुआत में बारिश आने से पहले, तो भी इस बीमारी के जो बचे कुचे रोगाणु और कीटाणु जो होते हैं वो मर सकते हैं। तो बीज उपचार, सही उसका चुनाव और शुरू से ही आपको सारा मैनेजमेंट, और एक पानी भी, जैसे आप देखिए कि 2 ही पानी की जरूरत होती है सरसों में। 60-65 दिन के बाद पानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे अगले कॉलर किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, बागपत से पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे गन्ने के बारे में बात करनी है डॉक्टर साहब से। जी बताइए। हाँ, मुझे ये बात करनी है जी, जैसे गन्ना है, मैं बागपत यूपी से बोल रहा हूँ और गन्ने में इस बार बहुत रोग आया है, ये 238 में, तो ऐसी रोग रोधी कौन सी है, या फिर इसमें हमारी गलती से रोग आते हैं ये वे कैसे दूर हो सकते हैं, बुआई में किन किन बातों का सावधानी है, या फिर नहीं तो फिर दूसरी वैरायटी कौन सी है जो रोग बिल्कुल ना आवेगी। ठीक है, किस तरह का रोग दिख रहा है उसके अंदर आपको, आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में? बहुत, मतलब ऊपर की जो चोटी होती है, नई नई कोपले फूटती हैं, वे बिल्कुल जो है खत्म हो जाए, वैसे तो पूरा गन्ना दिखाई दे रहा, गल जाती होंगी, बीच का जो नई कोपले गलती होंगी। बिल्कुल डॉक्टर अरविंदर जी। हाँ जी, देखिए किशनलाल जी, ये आपका प्रश्न बड़ा ही है। मैंने पहले ही आपको कार्यक्रम में शुरुआत में कहा था कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में को-0238 का क्षेत्रफल लगभग हर जिले के अंदर 90% से 95% तक क्षेत्रफल है, और ये प्रजाति पहले काफी अच्छी थी, रोगरोधी प्रजाति थी, लेकिन इस प्रजाति में धीरे धीरे वातावरणीय बदलाव हुआ है। किसानों ने ज्यादा नाइट्रोजन युक्त रसायनों का प्रयोग, खादों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ये प्रजाति अपनी रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको धीरे धीरे खोती चली जा रही है। ये इसके लिए जरूरी है कि यदि आप इस प्रजाति का भार होते हैं तो बीज का शोधन अवश्य करें। बुआई के समय पे जब आप टुकड़े काटते हैं तो बेविस्टीन एक दवा आती है,
3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के संपात की घोल बना करके विशोधन करें। साथ ही साथ में फेरस सल्फेट जो कुक्का बोइंग डिजीज जिसको मैंने पहले भी कहा था, इस प्रजाति को से बचने के लिए फेरस सल्फेट को बुआई के समय पे 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप गन्ना बोते उस समय डालें। और जुलाई और अगस्त के समय पर अगर इस तरह की बीमारी के प्रारंभिक लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उसके लिए फेरस सल्फ जो आपका है COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका एक छिड़काव अवश्य कर दें, जिससे इस बीमारी को बचाया जा सके। साथ ही साथ में इसमें टॉप बोरर की भी समस्या जिसको अगोला बेधक कीट कहते हैं का प्रकोप होता है, इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो आवश्यक है वो फिप्रोनिल है, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है, इनका 1-2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों दानेदार है। 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 1 जून के आखिर में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में और उसके बाद में अगस्त के लास्ट में और सितंबर के प्रथम सप्ताह में अगर आप प्रयोग करते हैं तो इन अगोला बेधक कीट से आप बचाव कर सकते हैं। दूसरा इनका एक प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो हम इनके सवश्चित इनके रूप में अन्य प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई हमारे किसान लाल जी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो प्रजातियां हैं कोसा 15023 जो अर्ली की, चूंकि हमारी जो कोसा को 0238 है अगेती की प्रजाति है, तो अगेती का ही अगर आप चयन करना चाहते हैं उसमें कोसा 15023 है, कोसा की ही 13235 प्रजाति है और लखनऊ COL के प्रजाति 14201 है। इन प्रजातियों का हमारे किसान भाई चयन करके आप को 0238 के स्थान पर बुआई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अगले कॉलर इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, अतिंदर सिंह जी बरेली यूपी से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 जी अतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये सरसों की, जी धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं गन्ना और सरसों सहफसली खेती करता हूँ जी, तो इसमें जो है कौन सी बरेली उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित किस्म है अच्छी सरसों की, पीली लाही की यानी कि? ठीक है, डॉक्टर कपिला क्या बताएंगे? हाँ जी जी देखिए, जो अभी जिन किस्मों की हम बात कर रहे थे तो ये सभी किस्में उपयुक्त हैं आपके गन्ने में सहफसली उसके अगर आप उस पद्धति में करना चाहें तो। और पूसा के संस्थान से भी जो निकली किस्में हैं, और जैसे पूसा मस्टर्ड 21 है, 22 है, पूसा मस्टर्ड 25 भी आप ले सकते हैं। पूसा तारक और पूसा विजय भी 2 ऐसी किस्में हैं जो गन्ने के साथ में सहफसली रूप में अच्छा आपको उत्पादन दे सकती है और इन सभी का पोटेंशियल है करीब 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास। थोड़ा शुरुआती आपको ध्यान रखना होगा, गन्ने की फसल जब तक छोटी होती है, जब तक सरसों को अच्छा उसमें मिलता है, वातन मिलता है, आप पंक्ति से पंक्ति कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखिए और जितनी भी फसलें लें आप बीज उपचार करें। और क्योंकि गन्ने की फसल जब बढ़ जाती है तो थोड़ा सा उसमें छाया और शेडिंग का थोड़ा सा इफेक्ट आता है, तो इसलिए आप कम से कम, और पौधों से पौधों की दूरी भी आप कम से कम 15 सेंटीमीटर बनाकर रखें ताकि हर सरसों के पौधे को वातन और सूर्य का प्रकाश आदि सब मिल पाए, तो आपस में उनका कंपटीशन ना हो। इनमें से आप जो पूसा के द्वारा अनुमोदित किस्में हैं उनमें से किसी की भी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर सुजल रॉय जी। मैडम, इसमें एक चीज सम्मिश्रण शामिल करना चाहूंगा। हमारे किसान भाई का प्रश्न था पीली सरसों के लिए, तो पीली सरसों के लिए हाँ, पीताम्बरी एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावा जो सरसों अनुसंधान संस्थान का NRC YS 02 एक अच्छी किस्म है और इन दोनों में से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर डॉक्टर मिश्रा, हम आपके पास आएंगे। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं सुजल रॉय जी बंगाल से। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हाँ हेलो जी, सुजल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पश्चिम बंगाल से फोन किया है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता था कि जो सरसों का पौधा होता है वो हलुद तरह के हो जाता है। किस तरह का हो जाता है? येलो तरह के हो जाता है, पीलापन आ जाता है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो दाना होता है सरसों का, वो अच्छा क्वालिटी करने के लिए कौन कौन दवाई स्प्रे करना चाहिए? और जी ठीक है, दूसरा ठीक है,
जी डॉक्टर जी, 2 सवाल हैं इनके। इन्होंने पहले सवाल में पूछा कि कहीं पीलापन इनको दिखाई देता है, तो पीलापन के वैसे कई कारण हो सकते हैं और जिसके अंदर हम पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात है। अगर सरसों की बात करें तो हमने जैसे शुरू में ही बताया कि करीब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम आपको करीब पोटैश भी चाहिए। आप जिस क्षेत्र से हैं, आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें तो मृदा की जांच के आधार पर आप जो पोषक तत्व हैं उनका आप चुनाव कीजिए। तिलहनी फसल कोई भी हो जो हम तेल के उसके लिए लेते हैं, उसमें करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बुआई के समय डालना चाहिए। तो इसके कारण भी जो आप कह रहे हैं कि फाइनल क्वालिटी जो आपका तेल जो दाना जो है वो मोटा बनता है। तो पीलापन हो सकता है शुरुआत में किसी पोषक तत्व की कमी हो, और कई बार देखा गया है कि बुआई के जस्ट बाद जब पौधा छोटा ही होता है तब कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी इसमें देखा गया है। तो अगर कहीं दीमक है या कई बार बगराडा या जो एक कीट होता है जो लाइन से काटता सरसों को चलता है, तो अगर ऐसा हो तो आप आखिरी जुताई के समय करीब 25 किलोग्राम क्यूनोलफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट आता है, वो जुताई के साथ मिला दे तो इन कीड़ों से आपको छुट्टी मिल सकती है। आपने बताया कि ऐसा क्या किया जाए कि तेल की मात्रा बढ़े, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात है सल्फर। दूसरा है कि मृदा की जांच के आधार पर बोरोन का आप जरूर जांच करवाइए। कुछ क्षेत्रों में उधर वहां बोरोन की कमी देखी गई है, तो 1 किलोग्राम बोरोन प्रति हेक्टेयर या सुहागा जिसे हम कहते हैं वो 10 किलोग्राम सुहागा प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई के समय डाल सकते हैं। कई बार जो क्या है पोषक तत्व प्रबंधन हम शुरुआत में हम नहीं कर पाते प्रबंधन, तो आप खड़ी फसलों में जो कमी के लक्षण को पहचान कर भी आप कर सकते हैं, जिसमें जब फूल आने लगे और या फूल से जब फली आने लगती है तो हम थायो यूरिया का स्प्रे भी करते हैं। थायो का मतलब सल्फर, यूरिया मतलब नाइट्रोजन, तो वो करीब 500 ग्राम आप 500 लीटर पानी में अगर 1 हेक्टेयर के दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो दाना मोटा बनता है, दाना का भराव अच्छा होता है और उसमें तेल की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सुभाष जी कौशाम्बी यूपी से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो नमस्ते मैडम जी, सवाल पूछिए। ये मैडम जी नमस्ते। मैं सोच रहा हूँ ये सर कि शरतकालीन गन्ने के साथ हम सरसों की बुआई कैसे कर सकते? बिल्कुल जी, शरतकालीन गन्ने के साथ हम सरसों की बुआई कैसे कर सकते? ठीक है, डॉक्टर अरविंद क्या बताएंगे? देखिए, शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय बड़ा आइडियल समय चल रहा है, और गन्ने का अगर आप ट्रेंच मेथड से गन्ना की बुआई करते हैं, जिसमें ट्रेंच का मतलब है लगभग आपका 1.5 मीटर का फासला रखते हैं, तो उसमें गन्ने की सरसों की जो है 2 लाइनें आपकी आराम से आ जाएंगी। अगर 90 सेंटीमीटर पर गन्ने की बुआई आप करते हैं तो 1 लाइन के अंदर बुआई आराम से आप कर सकते हैं। इसमें अभी मैडम ने काफी प्रजातियां बताई, उन प्रजातियों में से किसी का चयन कर सकते हैं। एक प्रजाति और है RH 749 प्रजाति, 749 प्रजाति है, जो हमारे इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में बड़े अच्छी प्रजाति की दे रही है। तो किसान भाई लगभग इसमें भी 38 से लेकर के 40% तक तेल का प्रतिशत है, उनकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात सरसों में ये ध्यान देने की है कि बुआई सरसों की आपकी हर हालत में 15-20 अक्टूबर तक खत्म हो जानी चाहिए, जिससे कि आपकी जब गन्ना हमारा सुषुप्त अवस्था से जागृत हो तो उस समय तक हमारी सरसों की फसल की कटाई हो जानी चाहिए। अगर उस समय तक कटाई नहीं होती है तो गन्ने के ब्याज पे प्रभाव पड़ता है और गन्ने की पैदावार हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम 15 से 20 अक्टूबर तक सरसों की बुआई करते हैं, और सरसों की जो बुआई हम कर रहे हैं उसमें घने पौधों को जो हमारी जवाब होने के बाद 15-20 दिन के बाद में पौधे जम जाते हैं, तो उनका जो फासला है पौधे से पौधे का फासला लगभग 9 इंच का, या एक मोटे भाषा में कहें किसान की भाषा में तो 1 गज का फासला उनका जरूर अवश्य कर दें, जिससे कि उसमें वो या और सल्फर का प्रयोग जरूर करें, जिससे तेल की मात्रा में दाना का जो साइज है वो किसी तरह से छोटा न हो, तो आपको सबसे अच्छी पैदावार करने के साथ जी। और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें।
आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सरसों की बुआई और उन्नत बीज की, और साथ ही बात हो रही है वैज्ञानिक विधि से कैसे आप कर सकते हैं गन्ने की खेती और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप गन्ने के साथ लेकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर इस वक्त, शिवम जी हरदोई उत्तर प्रदेश से। जानते हैं उनका सवाल। हेलो 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 शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अरे मैं मैम बोल रहा हूँ कि सरसों के पौधे में जैसे फलियां वगैरह आ जाती हैं, उसके बाद जो है पेड़ में आधे पर से फफूंद रोग लग जाता है। ठीक है, तो ये किस कारण से लग जाता है? जी डॉक्टर कपिला जी। शिवम जी, जो आपने बताया जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये 2 तरह की बीमारियाँ जो आपको फली बनने के बाद में है, एक तो हमने तना गलन या स्क्लेरोटिनिया रॉट के बारे में बात की, दूसरा एक अल्टरनेरिया ब्लाइट या काला धब्बा रोग भी इसको हम कहते हैं। एक और रोग है सफ़ेद रोली। उसमें आपने देखा होगा कि पत्तों के नीचे एक ना सफ़ेद कवक जैसी, रुई के जैसी एक आउटग्रोथ होती है। धीरे धीरे क्या होती है, वो बढ़ते बढ़ते जहाँ जहाँ फलियाँ हैं वहाँ भी आने लगती है, और जो फली का जो पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, वो मासल बन जाता है एकदम, और 12 सिंगा के जैसा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो आपकी तीनों ही बीमारियां हैं ये फफूंद जनित बीमारियां हैं। इसके लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए। और अगर सफ़ेद रोली की बात करें, जहाँ आप कह रहे हैं फली बनने के बाद में मासल सा एक संरचना बन जाती है, ऊपर से जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है वो मुड़ जाता है, मोटा हो जाता है, और उस पर भी आपको सफ़ेद रंग की कवक दिखाई देगी। तो उस सफ़ेद रोली के उसके लिए जो आपको बीज उपचार करना है, उसके लिए एपरॉन 35 SD नाम की एक दवा आती है, उसकी करीब 6 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, और प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करके तब आप बुआई करें। स्क्लेरोटिनिया रॉट के लिए कार्बेंडाजिम करें तो रोग की पहचान आप कर लें। और जो अल्टरनेरिया हम बता रहे हैं उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर आप सर्कुलर मोशन में गोल गोल ऐसे मकड़ी के जाल के जैसे काले काले आपको धब्बे दिखाई देंगे। वो धब्बे गल जाते हैं, धीरे धीरे ये धब्बे जो है जो फली बनने में भी आपको नजर आएंगे। तो ये भी फफूंद जनित बीमारियां हैं। तीनों ही फफूंद जनित बीमारियों के लिए बीज उपचार, और अगर खेत पे बीमारी आ जाए तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का आप 2 ग्राम प्रति लीटर की घोल से आप छिड़काव करें। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर अक्षय कुमार जी सहारनपुर से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, ये जो शरदकालीन बुआई है गन्ने की वैज्ञानिक विधि से जी, वो क्या है? और दूसरा सवाल है
इसके साथ हम सह फसली के रूप में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, हमारे विषय से संबंधित ही सवाल है। वैज्ञानिक विधि से कैसे कर सकते हैं गन्ने की बुआई? क्या है वैज्ञानिक विधि और कौन कौन सी जो फसलें हैं वो गन्ने के साथ ले सकते हैं? वैज्ञानिक विधि से मतलब है कि देखिए कि गन्ने का हम 2 आंख का गन्ने की बुआई करें। सामान्यतः सहारनपुर है या आपका मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ का एरिया है, 3 आंख का टुकड़ा गन्ना बोते हैं और उसमें साथ ही साथ में नीचे का हिस्सा भी गन्ने की बुआई में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि गन्ना का केवल ऊपर का 1/3 हिस्सा ही बुआई में इस्तेमाल किया जाए, नीचे का 1/1 जो हिस्सा है, थर्ड हिस्सा है, उसको बुआई में इस्तेमाल नहीं किया जाए क्योंकि उसका जवाब जो है कम हो चुका होता है। साथ ही साथ उर्वरक की जो मात्रा संतुलित मात्रा है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश देने की संस्तुति की जाती है। उसी के हिसाब से हमारे किसान भाई उर्वरक का प्रयोग करें या मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें। जहां तक सामान्यतः हमारे किसान भाई फास्फोरस उर्वरक या पोटाश उर्वरक का कम प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन वाले उर्वरक यूरिया है इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिससे कि हमारी गन्ने का जो वजन है वो अच्छा नहीं आता, गन्ने में ब्याज कम हो जाता है। तो ये हमारी एक वैज्ञानिक विधि है। साथ और दूसरी शरदकालीन गन्ने की बुआई में हम सह फसली कौन कौन सी ले सकते हैं, क्योंकि शरदकालीन गन्ना एक है जिसमें हमारे पास तो कई एक ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम शरदकालीन बुआई के साथ उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी की ही बात करें, क्योंकि आज हम डबल इनकम की जब हम बात गन्ना की बात करते हैं तो डबल इनकम का भी बड़ा महत्वपूर्ण बात रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी सब्जियां हैं जो शरदकालीन गन्ने के साथ हम लोग किसान भाई बो सकते हैं, जिसमें गन्ने के साथ में गाजर है, जिसमें पूसा केसर प्रजाति है गन्ने के गाजर की प्रजाति है जिसकी बुआई में किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरह से गन्ने के साथ में मटर है, मटर के लिए जो प्रजातियां उसमें काशी नंदिनी और काशी उदय है, 2 प्रजातियां बहुत ही बनारस संस्थान से प्रजाति निकली हुई है, इनका बुआई कर सकते हैं। गन्ने के साथ में फूल गोभी है जिसमें आपका पूसा शंकर 2 है, पूसा दिवाली और पूसा मेघना है, ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। गन्ने के साथ में आप इनकी 2 लाइनें, गन्ने का अगर आपने 120 सेंटीमीटर पर बुआई 150 सेंटीमीटर पर की तो गन्ने के साथ में 2 प्रजातियां ले सकते हैं। इसी तरह से गन्ने के साथ में प्याज है, गन्ने के साथ में लहसुन है, गन्ने के साथ में आलू है। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो गन्ने के साथ में आलू, गन्ने के साथ में लहसुन और गन्ने के साथ में प्याज है, जिनका एक अनुपात लेकर के अगर गन्ने के साथ में आलू करते तो एक अनुपात लगभग 2.97 के आसपास आपको फायदा मिलता है। तो किसान भाई गन्ने के साथ में अगर सफल खेती करते हैं तो उससे उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है। और ये प्रजातियां डॉक्टर अरविंद, आपने विषय से संबंधित तमाम जानकारियां जो है वो दे दी हैं। यहाँ पर हमारे अगले कॉलर जो है वो मौजूद है फोन लाइन पर, सुनील जी, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये मालूम करने हूँ सरसों कौन सी बढ़िया है, कौन सी पैदावार सही देगी? ठीक है, तो आप सरसों की अच्छी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर कपिला, उत्तर प्रदेश जी, मुझे लग रहा है सिंचित क्षेत्र में ये बुआई करते हैं और अभी सही समय है। आप पलेवा लगाकर खेत की तैयारी करके अच्छी किस्म का चुनाव करें। किस्म का चुनाव हम किस्मों के बारे में शुरू से ही बता रहे हैं, जैसे पूसा संस्थान और एक जो सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा कई किस्मों का जो है विकसित की गई है। अगर पूसा की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की भी किस्में, एक तो सामान्य गुणवत्ता वाली और एक क्वालिटी मस्टर्ड जिसको हम कहते हैं, तो जिसके तेल के अंदर एरोसिक जो अम्ल है उसकी मात्रा कम होती है और हृदय या मतलब हार्ट की हेल्थ के लिए उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो करीब 9 किस्में पूसा संस्थान ने निकाली हैं, जिसमें से 2 00 किस्में भी हैं। 00 हम उनको कहते हैं जो जिसमें एक तो एरोसिक अम्ल जो फैटी एसिड है उसकी मात्रा कम होती है, तो मनुष्यों के लिए अच्छा है, और इसकी जो खली होती है उसमें ग्लूकोसिनोलेट नामक एक तत्व होता है, वो कम पाया जाता है। तो पशुओं को भी जब ये खली दी जाती है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बहुत ही प्रगतिशील किसान लग रहे हैं, तो मैं सलाह दूंगी कि आप इनमें से कोई किस्म का चुनाव करें। जो हम क्वालिटी मस्टर्ड के लिए जो 9 किस्में हैं उसमें 00 किस्मों में पूसा मस्टर्ड 31 और पूसा मस्टर्ड 33 बहुत अच्छी किस्में हैं। 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उत्पादन क्षमता है। और कुछ और किस्में हैं जैसे पूसा मस्टर्ड 21, पूसा मस्टर्ड 22, पूसा मस्टर्ड 24 है।
उसके अलावा पूसा तारक, पूसा विजय, पूसा जगन्नाथ, पूसा बोल्ड एक पुरानी किस्म है लेकिन अभी तक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उसके अलावा आप NRC DR2, गिरिराज एक अच्छी किस्म है, या NRC HB 506 या 101 में से एक अच्छी किस्म का चुनाव करके, तो काफी अच्छी जो किस्में हैं जिनका ये चयन इनमें, कर हाँ सकते हैं। जी, इनमें से आप किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और लेंगे कुछ और जानकारियां। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सरसों की खेती और उन्नत बीज के बारे में, और साथ ही बात हो रही है किस तरह से वैज्ञानिक विधि से आप कर सकते हैं गन्ना की खेती और कौन कौन सी सह फसलें आप ले सकते हैं। हमारे अगले कॉलर गुड्डू जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी हमें सवाल अति चाहिए कि हमारे यहाँ जो है शिवहर में कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए उपयुक्त होगी सरसों की। ठीक है, शिवहर से इन्होंने फोन किया है, बिहार से। जी कुछ जी हेलो जी, हमें आपका सवाल जो है वो समझ आ गया। अब आप जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे सुन सकते हैं। जी देखिए, ईस्टर्न जो मतलब यूपी और बिहार की जहाँ तक बात करें तो पीली सरसों भी वहाँ बहुत प्रचलन में है। तो पीली सरसों में क्या होता है, तेल की मात्रा बहुत अधिक है, करीब 45 से 46% तक भी कुछ किस्में ऐसी है जिसमें तेल पाया जाता है। तो आप पीली सरसों या जो आपकी सरसों है, बाकी जो नॉर्मल या लाहा जिसको हम कहते हैं, उनमें से आप किसी भी दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। पीली सरसों में पीताम्बरी एक बहुत अच्छी किस्म है जो वहाँ बहुत प्रचलन में भी है। उसके अलावा NRC YS 04 नाम की एक किस्म है, उसका भी अच्छा उत्पादन इसमें देखा गया है। और अगर आप सरसों की अगर कोई किस्म लेना चाहते हैं तो उसके लिए NRC HB 101 बहुत अच्छी किस्म है और कम अवधि की है और उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी उसकी पैदावार है। उसके अलावा NRC HB 506, गिरिराज का भी अच्छा इसमें देखा गया है। उसके अलावा पूसा मस्टर्ड 25 और पूसा मस्टर्ड 28, ये किस्में वहाँ के लिए अनुमोदित है। इनमें से किसी का चुनाव करेंगे तो आपके फसल चक्र में अच्छी उपज ये देगी। बिल्कुल। और आइए एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर अरविंद का। डॉक्टर अरविंद, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि वैज्ञानिक विधि से हमने गन्ने की बुआई के बारे में जान लिया, साथ ही हमने ये भी जान लिया कौन कौन सी फसलें इसके साथ जो है वो लेके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें पोषण प्रबंधन की, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? उर्वरकों का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए इसमें? देखिए, जहाँ तक गन्ने के शरतकालीन गन्ने के साथ में अगर हम सहफसली खेती ले रहे हैं तो जो गन्ने का उर्वरक देने का के लिए संतुलित मात्रा है, मैंने आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास, तो ये मात्रा तो केवल गन्ने के लिए।
जब हम उसके साथ में कोई दूसरी फसली फसल देते हैं, का चयन करते हैं, आलू भी हो सकता है हमारा, या फूल गोभी हो सकती है, बंद गोभी हो सकती है, तो उसके लिए जो मात्रा की गई है वो मात्रा आपको अवश्य अलग से देने की जरूरत पड़ेगी उसके साथ। अगर आप ये हमारे किसान भाई क्या करते हैं, ज्यादातर किसान भाई उर्वरक की जो मात्रा है जो गन्नी में दे रहे हैं उसी पर ही हम फसली खेती की पैदावार लेना चाहते हैं, तो वो वहां पर उसकी पैदावार घट जाती है। किसान भाई बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अच्छी पैदावार देने वाले हैं, जिसमें आपका आलू है, प्याज है, लहसुन है, या आपकी सब्जी वाली बटर है, तो इनके लिए अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता रहेगी, और वो अगर आप नहीं देंगे तो आपकी पैदावार वो कम होगी। अब उर्वरक की जो मात्रा देना है वो या तो आप अपना खेत का मृदा परीक्षण कराएं, उसके हिसाब से जो उसमें मात्रा आती है उसके हिसाब से दें, अन्यथा आप जो एक वैज्ञानिक संस्कृति है जिसको ब्लैंक रिकमेंडेशन की कहते हैं, उसके हिसाब से हम उसमें उर्वरक की मात्रा दें। ठीक है, हमारे अगले कॉलर इस वक्त सुमन जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर गाजीपुर से। आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुमन जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम जी, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें। जी मैम, मुझे ये जानना है सरसों की प्रजाति के बारे में और बुआई के समय कौन सी खाद डालनी है उसमें। ठीक है डॉक्टर कपिल जी, देखिए हम पहले भी बात कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश से, हाँ गाजीपुर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पीली सरसों का भी बहुत प्रचलन है। उसके लिए किस्में हैं पीताम्बरी, रागिनी बहुत अच्छी किस्म है, NRC YS 116, NRC YS 052। इनमें से आप अगर आप पीली सरसों लेना चाहते हैं तो इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन कटाई के समय ध्यान रखना होगा, इसमें कई बार दाने झड़ने की समस्या देखी गई है। आप जो सरसों की किस्म लेना चाहते हैं तो उसमें पूसा मस्टर्ड 25, पूसा मस्टर्ड 28 और पूसा मस्टर्ड 30 आपके क्षेत्र के लिए संस्तुतित है। उसके अलावा आप गिरिराज किस्म ले सकते हैं, NRC HB 101 भी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न था इनका कि बुआई के समय उर्वरक के बारे में, तो श्रेष्ठ ये होता है कि बुआई के समय आप 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद, कोई सड़ी गली खाद आपको FIM या कोई मिले तो आप उसका प्रयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो संस्तुतित मात्रा है आपके क्षेत्र के लिए 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 या 50 किलोग्राम पोटेशियम। नाइट्रोजन की मात्रा को एक साथ ना दें, आधी मात्रा बुआई के समय, आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद में। तो अगर इन बातों का ध्यान रखें, और सल्फर की जैसे हम शुरू से बात कर रहे थे 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर, और यदि किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो, अगर आपकी मिट्टी की जांच से पता चलती है, तो उसके आधार पर आप अपनी मृदा का पोषक तत्व प्रबंधन का निर्धारण करें। बिल्कुल। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अरविंद का। डॉक्टर अरविंद, और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है जिस दौरान वैज्ञानिक विधि से जो है वो गन्ने की खेती की जाए, या फिर जो सह फसलें हैं वो ले सकते हैं? मैं चाहूंगी थोड़ा संक्षेप में आप बताएं। हाँ देखिए मैडम, ऐसा है कि संक्षेप में ये है, गन्ने के साथ में जो हम सह फसली खेती कर रहे थे, हमने अभी सब्जी के बारे में बात की। इसके साथ साथ में अगर हमारे किसान भाई जो NCR के आसपास रहते हैं, या उनके पास में कोई बड़ा शहर है, तो उनके गन्ने के साथ में हम फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिलेडिलस है जो हमारा शरदकालीन के समय के लिए है। गिलेडिलस की खेती हम उनके साथ में कर सकते हैं, या आपका मैरीगोल्ड यानी गेंदा की खेती उसके साथ में गन्ने के साथ में हम कर सकते हैं। गन्ने मैरीगोल्ड जो है आपका वो 45 सेंटीमीटर पे है, गिलेडिलस अपना 60 सेंटीमीटर के लाइन से लाइन की दूरी के बीच में, दोनों लाइन के बीच हम बुआई कर सकते हैं। अब ये निर्भर ये करता है कि हमारा किसान भाई गन्ने के बीच में फासला कितना रखता है। अब ज्यादातर हमारे छोटे यंत्र जो कृषि यंत्र है वो ट्रैक्टर छोटे चालित आ गए हैं, जो लगभग 8 फीट पे या 5.5 फीट पे 6 फीट पे उनकी बीच में लाइन में चल जाते हैं। तो किसान भाई उसमें उसी के हिसाब से गन्ने की लाइनों का बुवाई करके। ठीक है डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने हमारे किसानों को दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल। और डॉक्टर कपिला, चलते चलते आपसे भी बस मैं कुछ ही सेकंड्स में जानना चाहूंगी कि किस तरह से सिंचाई प्रबंधन करें। बिल्कुल। अगर हम सरसों के साथ जो और वैरायटीज और आपकी फसलें हैं जैसे गेहूं और आलू, उसके कंपैरिजन में सरसों में पानी बहुत ही कम लगता है। गेहूं में 6 पानी, सरसों को 2 पानी चाहिए। पहला पानी आपको 30 से 35 दिन पे देना है, दूसरा पानी 60 से 65 दिन पे। अगर 60, 50, 55 दिन के बाद में अगर बारिश आ जाती है, विंटर रेन या महावट जिसको कहते हैं, तो दूसरी सिंचाई भी ना दे। कोशिश ये करें कि जनवरी
का माह जब शुरू हो उसके बाद सरसों में पानी ना दे, वरना कई फफूंद जनित बीमारियां और कीटों का हम निमंत्रण करते हैं इनके साथ। तो डॉक्टर कपिला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए आपको बता दें कि कल हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा कल का विषय होगा पशुओं में ब्रूसलाटी का कारण, और साथ ही हम बात करेंगे दुधारू पशुओं में प्रमुख रोग व बचाव की। और उन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी पहले से लेना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800113060। और हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अंगड़ाई में ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं।
6736 का बीज हम धान लगाती हूँ। उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। वे मुर्री टाइप नस्ल की, अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाजार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी, बर्बरी नस्ल की बकरी है। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी। अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं।